हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और वेलकम है आपका अपने चैनल फिजिक्स की पाठशाला पर। और आज मैं आप लोग के लिए कुछ एडवांस टॉपिक लेके आया हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ ऐसे एडवांस टॉपिक लेके आया हुआ हूँ कि जिसमें आपको यूट्यूब पे ये चीज़ बहुत ही कम मिलेगी। जल्दी ये चीज़ आपको सीखने को नहीं मिलेगी। तो इसके साथ ही मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। अच्छा, मैंने पोल डाला हुआ है, तो उसमें मैंने ये कहा हुआ है कि ये बताइए किस में मैं कंपटीशन का न्यूमेरिकल, किस कंपटीशन का न्यूमेरिकल मैं जल्दी करा दूं। नीट का, आईआईटी का मेंस, आईआईटी एडवांस की आइजर। तो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग आई है वो नीट के ऊपर आई है। तो मैं आज एक दिन का और वेट करता हूँ, मैं देखता हूँ और देखें कितनी वोटिंग आती है। तो आप लोग और वोटिंग करिए, अगर हो सके तो शेयर भी करिए। तो जितनी ज़्यादा वोटिंग आएगी, एक दिन और मैं 24 घंटे ले रहा हूँ, तो 24 आवर बाद जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी मैं उसी का न्यूमेरिकल करा दूंगा। ठीक, अगर उससे वोटिंग कुछ कम भी होगी तो उसके बाद का मेंस और एडवांस कराऊंगा। ऐसा नहीं कि उस पर वोटिंग नहीं तो मैं वो न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। लेकिन पहले जो बच्चे चाहेंगे वही ना मैं करूँगा। आप ही लोग के वही सही चैनल चलना है, तो आप लोग जो चाहेंगे मैं वही करूँगा। ठीक, तो चलिए आइए कुछ एडवांस टॉपिक करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब सुनिए, ये एडवांस टॉपिक है, देखिए बिना स्किप के देखना है ये आपको। ये हमारे पास एक स्फीयर है और इसमें जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कौन सा स्फीयर है ये? नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग के अंदर क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर सारे चार्जेस सरफेस के अंदर होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं। अच्छा, ये जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब रो इक्वल टू रो नॉट आर। मतलब व्हाट इज रो? चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से सेंटर से यहां का डिस्टेंस है कैपिटल आर। हमें इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहां निकालनी है? इनसाइड। ठीक है, दिस इनसाइड हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हाउ मच। ठीक, सुनिए, ये डिस्टेंस है, यहां से यहां तक आर डिस्टेंस है और ये पॉइंट पी है। अच्छा, इसका कहना है कि इसमें जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यहां पे चार्ज कम है, जैसे इससे आर डिस्टेंस आगे जाएंगे तो इस पॉइंट पे चार्ज ज्यादा है और चार्ज ज्यादा है और चार्ज ज्यादा है। मतलब जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे रेडियस चेंज हो रहा है वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी सेम हो रही है, मतलब डिफरेंट हो रही है। जैसे जैसे रेडियस डिफरेंट हो रहा है, जैसे रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे चार्ज डेंसिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, तो रेडियस के चेंज होने से चार्ज डेंसिटी बदल रही है, और अगर चार्ज डेंसिटी बदल रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कि मतलब कहीं चार्जेस कम है, कहीं चार्जेस ज़्यादा हैं। तो इस पी पॉइंट पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर है, तो हम यहाँ एक कंडीशन लगाएंगे, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक, तो यहाँ पे पी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो कुछ नहीं, यहाँ से हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, दिस गॉसियन सरफेस। फिर फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, क्लोज इंटीग्रल ई डी एस, कितना आएगा? तो आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी एस डी एस डी एस डी एस, दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर अंदर कैलकुलेट चार्ज करेंगे, कैलकुलेट चार्ज इनसाइड विद इन द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज है वो हम कैलकुलेट करेंगे Q। तो ये Q कितना होगा यही हम कैलकुलेट कर लें तो हमको ये पता लग जाएगा। फिर गॉस थ्योरम से हम पता लगा सकते हैं। सुनिए, देखिए यहां पे चार्ज कम है, इसके आगे चार्ज ज्यादा है, इसके आगे चार्ज और ज्यादा है। तो जैसे जैसे रेडियस बदल रहा है वैसे वैसे चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ रही है। चार्ज की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो चार्ज डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से ये छोटा सा स्फीयर काटेंगे, दिस स्फीयर, दिस स्फीयर। ये स्फीयर हमने छोटा सा काटा, दिस इज सेंटर।
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने माना x, ठीक है, और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसको माना dx, और यहाँ से छोटा सा हमने चार्ज काटा dq चार्ज, ठीक है। इसी स्फीयर को हमने काट के निकाला तो ये स्फीयर का पूरा वॉल्यूम बना। रो क्या होता है, हमको रो निकालना है, रो क्या होता है dq बाई dv, तो dq किसके इक्वल होगा, तो आंसर है रो dv। बोलिए होगा कि नहीं होगा, dq किसके इक्वल होगा, रो dv के इक्वल होगा। कैमरे में देखें सही दिख रहा कि नहीं, एक बार बिल्कुल यहाँ तक सही है, ठीक। dq इक्वल टू रो dv। अच्छा, रो हमारा किसके इक्वल है, रो नॉट आर के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू रो नॉट आर। ये आर हम कितना ले रहे हैं, x, रो नॉट x dv। बोलिए ठीक। फिर से सुनिए, जब आप चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो आप इसमें तो छोटा सा स्फीयर काट के बाहर निकाल लेंगे, और इसका डिस्टेंस आप यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस आप मान लेंगे x, और छोटा सा यहाँ से पार्ट काटेंगे dx, क्योंकि ये पूरे वॉल्यूम में भरा होता है। अच्छा, ये पूरा वॉल्यूम है। अब अगर हम इसको काट के ऐसे फैला दें तो ये कुछ हमको ऐसा दिखेगा। ये हमको कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। अगर हम इसको काट के ऐसे फैला दें, देखिए ये स्फीयर है, ये क्या स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कैसे, दिस इज एरिया एंड दिस इज वॉल्यूम, दिस इज एरिया दिस इज लेंथ, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या कहलाए, वॉल्यूम। ये पूरा स्फीयर है, इसको काट के हमने ऐसे फैला दिया, ठीक है, इसी तरीके से इसको काट के हमने फैला दिया इस तरीके से। तो अब आप बताइए इसका dv, तो ये पूरा पोर्शन, दिस पोर्शन, ये पोर्शन इसका क्या है, एरिया। एरिया स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। और लेंथ कितनी है, दिस लेंथ, ये लेंथ हमने कितनी काटी, dx, सो दिस लेंथ इज dx। अब आप बताइए एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, मार्कर कहलाएगा, ठीक। एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वॉल्यूम कहलाएगा। तो हम यहाँ से dq निकालेंगे, छोटा सा चार्ज dq, दिस इज, ये छोटा सा चार्ज dq निकालना है, तो यहाँ से हम निकाल रहे हैं dq, dq इज व्हाट, रो नॉट x dv, व्हाट इज dv, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो दिस इज 4 पाई r स्क्वायर, एंड दिस r इज व्हाट, दिस इज x, तो यहाँ हम लिखेंगे 4 पाई x स्क्वायर डॉट dx। अब ये dq 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 dq, सारे dq को जोड़ेंगे तो हमको q मिलेगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे, सेंटर से है 0, और ये टोटल डिस्टेंस x कितना है, स्मॉल r के इक्वल, तो दिस इज 0 टू r, 0 टू r, तो dq का इंटीग्रेशन कितना आया q, दिस इज रो नॉट कांस्टेंट है तो ये हमारा आ जाएगा बाहर, ठीक है। 4 पाई कांस्टेंट है, ये हमारा आ गया बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर बचा x क्यूब dx 0 टू r, सो q इज इक्वल टू रो नॉट 4 पाई, और x क्यूब का इंटीग्रेशन x के पावर 4 अपॉन 4 0 टू r, और इस r को हम यहाँ कर देंगे तो ये हमारा हो गया r के पावर 4 अपॉन 4, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हुआ। दिस 4 कैंसल, तो बताइए q इनसाइड कितना आया, रो नॉट पाई r के पावर 4, ये हमारा q आया इनसाइड। q नॉट कैसे निकला, सॉरी q इनसाइड कैसे निकाला, छोटा सा आप स्फीयर काट के बाहर निकालेंगे, फिर उसमें जो छोटा सा चार्ज काटेंगे dq चार्ज, और उस dq को हम कैसे लिख सकते हैं, रो dv लिख सकते हैं, क्योंकि रो होता क्या है, चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। ये रो बदल रहा है तो ये रो किसके इक्वल हो जाएगा, रो नॉट आर के इक्वल, तो हमने इसको लिखा रो नॉट आर, और ये आर को हमने क्या माना पहले, x, तो रो नॉट x dv, ठीक। अब सुनिए वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दिस इज एरिया 4 पाई r स्क्वायर, दिस इज लेंथ dx, फिर इंटीग्रेट कर दिया कहां से कहां तक, 0 टू r तक। अच्छा, हमारा q निकल गया। अब कह रहा भाई कैलकुलेट गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्लोज इंटीग्रल ई डी एस किसके इक्वल है, ई 4 पाई आर स्क्वायर, ई
4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट देखे कैमरे में सही है कि नहीं है, एकदम सही है, क्यू 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, ये क्या है, रो नॉट पाई आर के पावर 4, रो नॉट पाई आर के पावर 4, क्यू को लिख दिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पाई से पाई कैंसल, दिस आर कैंसल। तो बताइए ई हमारा किसके इक्वल आया, तो जो हमारा ई आया वो ई हम यहां लिख दे रहे हैं, दिस ई इज इक्वल टू 4 नीचे चला गया, तो दिस इज रो नॉट आर के पावर 4 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज दिस। तो किसी भी अगर स्फीयर में नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, मतलब कहीं ज्यादा चार्जेस हैं कहीं कम चार्जेस हैं, तो ये स्फीयर इस पी पॉइंट पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दिस इनसाइड आर स्क्वायर होगा, दिस आर के स्क्वायर आर पावर 4 इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहां ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट किसके है, आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, और इसके पहले यूनिफॉर्म में कितना था, सिर्फ आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज को, बहुत इजी है। दिस पहले यूनिफॉर्मली पढ़ लेना, फिर इस पे पढ़ना आके, ठीक है, नोट करो, बहुत इजी है ये। छोटा सा स्फीयर काट कर निकाल लीजिए, उसमें जो है डी क्यू चार्ज निकाल लीजिए, डी क्यू को रो डी वी लिख दीजिए, जो फॉर्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है। डी वी का क्या होगा भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ एरिया मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, और ब्रेथ कितनी है डी एक्स, तो लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर डी एक्स, बस आ गया, आगे इंटीग्रेशन है, फिर मैथमेटिक्स है, फिर गॉस थ्योरम अप्लाई करके निकाल दिया। दिस इज 4th स्टेप। घबराइए मत भाई, बहुत इजी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए नोट करिए, चलिए सुनिए, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखो, एडवांस टॉपिक एक हो गया, दूसरा एडवांस टॉपिक देखो डायपोल पर। ये हमारे पास एक डायपोल है P1 और ये हमारे पास एक डायपोल है P2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। सुनिए, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन एडवांस में आ जाती है। दो डायपोल है हमारे पास, ठीक है, दिस डायपोल, दिस डायपोल। ये एक डायपोल है P1, ये एक डायपोल है P2, उनके बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। अच्छा, अब यहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट काम कर रही है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऊपर से और इसके अपोजिट काम कर रही है, दिस। तो दो डायपोल ये कैसे हैं, आपस में पैरेलल है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसी हैं, पैरेलल। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में कैसा रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन। ठीक, दो डायपोल आपस में पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल नहीं है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं, लेकिन डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन कितना है, अपोजिट रिलेशन है। ठीक, तो ये दोनों डायपोल मिलकर एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, ये हमको पता होना चाहिए, दिस। तो इस फोर्स का मैं कोई डेरिवेशन नहीं कराऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसका चुपचाप फॉर्मूला लिख लीजिए आप लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3p1 p2 अपॉन r के पावर 4, दिस। When two dipoles are parallel and two electric field are parallel to each other and relation between dipole and electric field are opposite to each other, then the force between two dipole is 1/4 pi epsilon naught 3p1 p2 upon r के पावर 4, this। नोट कर लीजिए इस चीज को, ये चीज आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, ठीक है।
ठीक है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है और ये अलोंग द लाइन है। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, ये अलोंग द लाइन है। This is two dipoles and electric field along the line, then force is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught 6 P1 P2 upon R के पावर 4। दिस पहले वाले में कितना था 3, दूसरे वाले में कितना है 6। ठीक है, नोट कर लीजिए, मतलब उससे 2 गुना। नोट कर लीजिए इस चीज को। दिस इज फोर्स ऑन along the line equal to 2 times of force of parallel to each other। ठीक, दिस, इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर कहीं पे आपको 2 डाइपोल और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ दिख जाती हैं इस तरीके से, तो आप ये फॉर्मूला फोर्स के लिए अप्लाई करेंगे अगर पूछ लेता है तो, नहीं तो दूसरा, नहीं तो वो वाला जिससे पहले बताया। ठीक, नोट कर लीजिए। दूसरा सुनिए, तीसरा पॉइंट। तीसरा हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटेड डाइपोल। देखिए, ये हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, इस पे टोटल चार्ज Q है, टोटल चार्ज प्लस Q, और यहाँ पे एक टोटल चार्ज है माइनस Q। इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा है, फिक्स। तो ये पूरा सिस्टम भी अपने आप में एक डाइपोल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डाइपोल निकालें तो वो डाइपोल कितना होगा। ठीक, तो देखिए ये डाइपोल कितना होगा। जो हमारा नेट डाइपोल होगा वो होगा डाइपोल नेट इक्वल टू 2QR अपॉन पाई। दिस नेट डाइपोल कितना होगा 2Q, दिस इज टोटल Q, R रेडियस R अपॉन पाई। ये पूरा एंगल कितना बना रहा, पाई एंगल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और अगर हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें, ऐसे पूरा कंप्लीट कर दें, तो नेट डाइपोल ऑन कंप्लीट सर्किल इज 0। याद रखिएगा, एक बार आया था कंपटीशन में कि बताओ एक कंप्लीट सर्किल का नेट डाइपोल कितना होता है, 0। याद रखना है बाबू। ठीक, नोट कर लीजिए इस चीज को भी। ये सब एडवांस टॉपिक है। प्रूफ इसका माने नहीं रखता, क्योंकि पहली बात बोर्ड्स में ये चीजें पूछी नहीं जाती, और अगर कंपटीशन में ये चीज आती भी है ना तो 20 से नहीं आती, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस पे आती है, चाहे किसी भी कंपटीशन में आए। ठीक, चलिए आइए पढ़ते हैं सॉलिड एंगल। दिस देखिए, सॉलिड एंगल देखिए। सॉलिड एंगल क्या होता है, तो याद रखिए सॉलिड एंगल 3 डायमेंशनल फिगर होता है। जैसे हमारे पास ये एक कोण है, दिस। ठीक, अब इस ये 3 डायमेंशन फिगर है। ठीक है ना, देखो एरिया ब्रेथ पूरी गई है बाहर से अंदर। अगर इसको ऐसे खड़ा करें तो आपको यहाँ ऐसे होल दिखेगा और अंदर की तरफ। ठीक है, सॉलिड एंगल क्या होता है, जो हमारा 3 डायमेंशनल एंगल है वो हमारे सरफेस को सब्सटेंड करे। जैसे यहां से ये एक एक्सिस गई है, ठीक है ना, दिस एक्सिस,
ये, तो ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। ठीक, ये थीटा क्या कर सकता है, ये इसके पूरे सरफेस को, दिस एंड दिस, ये पूरे इसके सरफेस को सबस्टेंड कर रहा कि नहीं कर रहा, कर रहा। ये चीज जो आप देख रहे हैं ना, ये चीज, यही चीज को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इस चीज को अगर हम यहां बनाएं दिस, तो ये भी एक सॉलिड एंगल है, दिस। ये थीटा हमारे इस सरफेस को सबस्टेंड कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए नोट करते हैं इसके बारे में, सॉलिड एंगल क्या है। ये कौन सा एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। 3 डायमेंशनल एंगल। दिस, ठीक है, 3 डायमेंशनल एंगल है, सबस्टेंडेड बाय लेटरल सरफेस ऑफ ए कोन, एंड दिस इज द फिगर ऑफ द सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए सुनिए, सॉलिड एंगल को हम जो डिनोट करते हैं ना, कुछ लोग इसको ओम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ओमेगा, कुछ लोग लिखते हैं एस आर। ठीक है, तो हम यहां पे इसको ओम के वर्ड में दे दे रहे हैं, दिस। और ये ओम कितना होगा, देखिए यहां से यहां तक इसका रेडियस है R1, और यहां से यहां तक इस सॉलिड एंगल तक इसका रेडियस है R2, तो ये ओम किसका होगा, दिस इज, ये सॉलिड एंगल हमारा है S1, ये सॉलिड एंगल हमारा है S2, तो दिस ओम इज S1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू S2 अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये ओम कितना होगा, S1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू S2 अपॉन R2 स्क्वायर। आप यहाँ पे ओम निकालिए या यहाँ पे ओम निकालिए, इक्वल इक्वल आएगा, इसीलिए इक्वल लगा रखे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, दिस सॉलिड एंगल बनाइए, तो दिस सॉलिड एंगल S1 यहाँ पे, दूसरा बनाइए दिस सॉलिड एंगल S2, इसका फॉर्मूला लिखिए, तो दिस रेडियस इज R1 एंड दिस रेडियस इज R2, S1 अपॉन R1 स्क्वायर, S2 अपॉन R2 स्क्वायर। नोट कर लो। तो ये हमारी S1 सरफेस, ये हमारी S2 सरफेस, और ऐसे हमने निकाल दिया। ठीक है, सॉलिड एंगल का सरफेस नंबर 1, सॉलिड एंगल का सरफेस नंबर 2। अब आइए पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शील्डिंग, ये क्या होती है। ठीक है, देखिए यहां पे हमको पानी बरस रहा है और हमें बचना है। यहां से ये पानी बरस रहा है ऐसे 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 ऐसे, और हम यहां खड़े हैं। ठीक, तो जितना पानी आ रहा है सब ऐसे निकल जा रहा। ठीक है, एक भी पानी मुझे टच नहीं कर रहा, तो मतलब इसने मुझे बचा रखा है। बचाने को क्या बोलेंगे, शील्ड कर रखा है इसने, तो दिस इज शील्डिंग। ये जो पानी है, इस पानी को हमने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, क्या एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रही है, नो। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं आ रही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, कि जिस मटेरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, जीरो रहे। जैसे ये हमारे पास एक मटेरियल है, यहां से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही ऐसे निकल जा रही, ऐसे निकल जा रही, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो। तो जिस मटेरियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जीरो हो,
उसी मटेरियल को हम बोलते हैं कि वो मटेरियल हमको शील्ड कर रहा है, तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यही होती है। इस एडवांस टॉपिक के साथ आज हम लोग का एक चैप्टर खत्म होता है। क्लास 12 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक इज फिनिश। अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, सो थैंक यू। और इस चैप्टर को आप पूरा पढ़िए, पूरा देखिए, तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी, तभी आप दूसरे चैप्टर में जंप करिएगा। ओके।